नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर नजर डालने का। शुरुआत करेंगे गुजरात से, जहां 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को अहमदाबाद में एक रोड शो किया और पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस कमकम तक करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद ही पीएम मोदी ने गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बापू की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है। बापू ने हमेशा ही ग्रामीण विकास की और आत्मनिर्भर गांव की, सशक्त गांव की बात कही। इसीलिए आजादी का अमृतकाल हम जब मना रहे हैं तो पूज्य बापू के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था को दिशा देने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी प्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इसी व्यवस्था को दिशा देने के लिए जो काम किया गया है और उसे गति देने का काम भी आप सभी प्रतिनिधि कर रहे हैं। पंच और सरपंच इस काम को कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात में पंचायत व्यवस्था में पुरुषों से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं। करीब 1.5 लाख से अधिक चुने गए प्रतिनिधि में एक साथ बैठकर गुजरात के उज्जवल भविष्य की चर्चा करेंगे। इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। આટલો મોટો જબરદસ્ત કોરોના દુનિયાના બધે ખૂણેથી હુમલો કરે અને 2 વર્ષ સુધી આખી માનવ જાતને ચિંતામાં મૂકી દીધી। એક કોરોના ભારતના ગામડામાં પહોંચતા પહોંચતા એના મોંમાં ફીણ આવી ગયો। कारण जे जागृति कोरोनानी शरूआतमां गामडाए बतावी, जे रीते गामडाए पोतानी सूझबूझ प्रमाणे नियमों बनाव्या, सोशल डिस्टन्सिंग नु गोठव्युं, बहारथी आवे ने पहेला बहार राखो, निशाणमां थोड़ा दिवस राखो, बधी तपास कराओ, पछी गाममां आववा देवानो। ज्यां बहार रहे तो खावा पीवानी व्यवस्था गाम करे। यानी गुजरातना ने देशना गामडाओए कोरोनाना कालखंडमां जे अद्भुत व्यवस्थाओ विकसावी अने गामडामां आ महामारीने प्रवेशता खूब एने रोकी राखवामां भारे सफलतापूर्वक काम कर्યું। और उत्तरी कश्मीर में गुरेज सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के बीमार कर्मी को लेने जा रहे सेना का एक हेलीकॉप्टर चीता दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई, जबकि को पायलट घायल है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी और बताया कि हादसे के कारण और किसी के हताहत होने की कोई तत्काल जानकारी नहीं है। एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर उतरने ही वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसने नियंत्रण खो दिया। ये दुर्घटना उत्तरी कश्मीर के बंदीपुरा जिले में गुरेज सेक्टर में गुजरा नाले के पास हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि बचाव दल को रवाना किया गया है और हवाई टोली दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारियां अभी नहीं मिल पाई हैं और मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 13 मार्च को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में एक रोड शो करेंगे। इस दौरान मान इस समय दिल्ली में हैं और उन्होंने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसी मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, मेरा छोटा भाई
भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। आज वो शपथ ग्रहण का न्योता देने मेरे घर आए और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवंत मान एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करेंगे। मान से धुरी सीट से करीब 58,206 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले संगरूर में पत्रकारों से उन्होंने बात भी की, जिस दौरान मान ने कहा था कि वो पंजाब चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई देने के लिए सीएम केजरीवाल से मिलेंगे। मान ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नवाशहर जिले में स्थित पैतृक गांव खटकर कला में होगा और पार्टी की शानदार चुनावी जीत पर मान ने यह भी कहा कि लोगों ने अहंकारी लोगों को हराया है, उन्होंने आम लोगों को विजयी बनाया है और आम आदमी पार्टी ने राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से करीब 92 सीटों पर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह समेत कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों से हार गए हैं। इस हार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा जल्द ही सौंप दिया है। बढ़े अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। इस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने लोगों से सपा के पक्ष में वोट देने की भी अपील की थी। हालांकि यूपी के चुनाव में सपा दूसरे नंबर पर पार्टी बनाकर सामने आई और बीजेपी को जनता का बम्पर समर्थन मिला है। बीजेपी की इस धमाकेदार जीत पर रिएक्शन देते हुए अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे वोटों की लूट करार दिया है। आपको बता दें कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनावी फैसले पर कहा है कि बीजेपी को लोक लुभावन जनादेश नहीं मिला है, वोटों की लूट हुई है। और साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक न हो, सकारात्मक रहें। ये जीत भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनावों के भाग्य का फैसला करेंगे। ये कहना अव्यवहारिक है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ईवीएम की लूट और कदाचार हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें ईवीएम की मशीनों की फोरेंसिक जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20% से बढ़कर 37% हो गया है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं पंजाब में इस बार चुनाव के कई बड़े दिग्गज धराशायी हो चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम है पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने काफी बुरा प्रदर्शन किया है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाए गए कि कैप्टन के 4.5 साल के कार्यकाल की वजह से ही पार्टी को नुकसान हुआ है। इस पर अब अमरिंदर सिंह की तरफ से जवाब आ गया है। अमरिंदर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि पार्टी नेतृत्व कभी नहीं सीखेगा। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख सिंह को पिछले साल मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पार्टी की हार के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ट्वीट भी किया कि कांग्रेस नेतृत्व कभी नहीं सीखेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है? मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में उस बारे में क्या कहेंगे? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हमेशा की तरह मुझे लगता है कि वो इसे समझने से बचेंगे। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे ये भी टिप्पणी की और कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के ये कहने के बाद एक दिन बाद ये टिप्पणी सामने आई कि पंजाब में भले ही पार्टी ने एक विनम्र, स्वच्छ और जमीनी नेतृत्व प्रस्तुत किया हो, लेकिन ये अमरिंदर सिंह की सरकार की 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर को दूर करने में विफल रहा है। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को गोवा चुनाव से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पार्टी यहां कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। टीएमसी को गोवा में एक भी सीट नहीं मिली है और अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने इसे लेकर जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले पार्टी को गोवा में लॉन्च किया गया है। इसके बावजूद पार्टी ने 6% वोट हासिल किए, जो कि काफी है। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि गोवा चुनावों में हार पर कोई दुख नहीं है
और 6% वोट को पार्टी का बेहतर प्रदर्शन बताया। लेकिन इसी दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि उनकी तैयारी गोवा जैसे छोटे राज्यों में जीत की नहीं है, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की है। ममता बनर्जी काफी पहले से ही 2024 की तैयारियों में जुटी हैं और अब एक बार फिर से उन्हें इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देखा गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने यहां कहा है कि सभी राजनीतिक दल जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एक साथ चल सकते हैं। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रहा है और इसीलिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ममता ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो, सकारात्मक रहें और ये जीत भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनावों के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। और अब बात करेंगे कोरोना की। तो चीन ने अब 90 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर चांगुनचुन में लॉकडाउन लगा दिया है और ये लॉकडाउन लगाने का शुक्रवार को आदेश दिया गया। चीन के लॉकडाउन लगाने के इस आदेश के बाद इस क्षेत्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच इस आदेश को दिया है और इसी के तहत अब निवासियों को घर पर ही रहना होगा। साथ ही 3 दौर की सामूहिक जांच से गुजरना भी पड़ेगा। तो वहीं गैर आवश्यक व्यवसायों को बंद कर दिया गया है और परिवहन समर्पित संपर्क निलंबन को कर दिए गए हैं। ऐसे में चीन में शुक्रवार को देश भर में स्थानीय ट्रांसमिशन के 397 और मामले सामने आए हैं। इनमें से 98 मामले जिलिन प्रांत में आए हैं, जबकि शहर के भीतर केवल 2 मामले ही सामने आए। हालांकि अधिकारियों ने महामारी के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के लिए चीन की नीति के तहत एक या अधिक मामले वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का संकल्प लिया। इसी बीच व्यवस्था की बात अगर की जाए तो स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि चीन पहली बार तेजी से एंटीजन परीक्षण शुरू करेगा क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप फैल रहा है। हालांकि चीन की केंद्रीय आर्थिक नियोजन एजेंसी ने हाल ही में एक चेतावनी भी दी थी कि बड़े लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर एक शीर्ष चीनी वैज्ञानिक ने पिछले हफ्ते ही कहा कि देश को अन्य देशों की तरह वायरस के साथ अस्तित्व का लक्ष्य रखना चाहिए। और अब बात करेंगे रूस की। तो रूस में भारत के दूतावास ने देश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दूतावास की तरफ से भारतीय छात्रों से कहा गया है कि हम सभी छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि वर्तमान में कोई सुरक्षा कारण नहीं दिखता है जिसके चलते देश छोड़ा जाए। दूतावास की तरफ से कहा गया है कि रूस में मौजूदा भारतीय छात्रों विश्वविद्यालयों की तरफ से इस संबंध में सलाह मांगी गई थी कि छात्रों को रूस में रुकना चाहिए या नहीं। ऐसे में दूतावास छात्रों और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सभी संबंधित अथॉरिटी के संपर्क में है। भारत से रूस के बीच इस फ्लाइट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी और बैंकिंग सेवाओं में थोड़ा व्यवधान आया है। साथ ही छात्रों के अनुरोध है कि वो अपने विश्वविद्यालयों के संपर्क में लगातार बने रहें। बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई छात्र जारी रख सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली, कीव और मॉस्को में सिलसिलेवार रूप से अलग अलग गहन कूटनीतिक संपर्क और यूक्रेन के भारतीय अधिकारियों की 3 टीम ये बनाई गई है जो कि 24 घंटे की जमीनी कार्रवाई के सूमी शहर से छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को बाहर भी निकाला गया है। इस दौरान युद्धग्रस्त यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर से अपने लगभग 600 छात्रों को निकालने के लिए भारत के कठिन और जटिल मिशन के तहत 3 मुख्य घटक थे। और ऐसे में रूस और यूक्रेन द्वारा गोलाबारी और बमबारी को रोकने के लिए छात्रों की निकासी को सुरक्षित मार्ग से सुनिश्चित करने के लिए एक मानवीय गलियारा बनाने के लिए भी भारत ने अनुरोध किया और इस अनुरोध पर ध्यान देने के बाद मंगलवार को भारतीय छात्रों की सूमी से बाहर निकालने की प्रक्रिया की गई।